हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो मैंने बता दिया लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करो, उसको देखो। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो ये जो टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर एग्जाम होता है तो उसमें आ भी सकता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से समझाइए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिए। हालांकि लैंग्वेज ही वाला ही है, परंतु इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा के इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, क्या होता है अभिक्रिया के वेग। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट जो कारक है उसका नाम है अभिकारकों का सांद्रण। इससे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जो अभिक्रिया होता है इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो दोस्तों प्रायोगिक होता है, प्रैक्टिकल। जो बातें वो बोली जाती है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो प्रैक्टिकल कहा जाएगा तो प्रैक्टिकल डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया होता है, वेग क्या होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में पूरा तो मैं डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पर अभिक्रिया का वेग बस इतना आप मान लीजिए कि कोई भी अभिकारक होता है, वो अभिकारक टूट करके वो उत्पाद बनाता है। अब इसमें अभिकारक कितने टाइम में टूटेगा और वो टूट करके उत्पाद में कितने समय में परिवर्तित होगा। अगर मैं आपको कहूं कि अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में बदलने के लिए जितना भी उसकी स्पीड है, जितनी भी उसकी गति है अभिक्रिया की, वो क्या होता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझिए ध्यान से कि अभिकारकों का सांद्रण। दोस्तों सांद्रण का मतलब होता है कि अभिकारक होते हैं वो कितनी मात्रा में है। अगर कोई भी हम विलयन बना रहे हैं उसमें कोई सी विलायक होता है, उसके अंदर विलय के रूप में हम किसी अन्य को डालेंगे तो इसमें विलयन बनाए उसके अंदर अभिक्रिया होगी। अब इनकी सांद्रता कितनी है, मात्रा कितनी है। अगर अभिकारकों की मात्रा ज़्यादा होगी तो उनमें अणुओं की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जब अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो आपस में टकराना होगा, और जब टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, टकरा करके उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो जितना ज़्यादा सांद्रण बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, अभिक्रिया तेजी से होगी और उत्पाद में बदलेगा, अभिकारक होगा वो। सिंपल भाषा में समझो कि जितना मात्रा बढ़ेगी उतनी मात्रा में क्या होंगे, अणु आपस में टकराएंगे और वो जल्दी से किसमें परिवर्तित होंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे। आ रही बात समझे। तो सांद्रता अगर बढ़ती है तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। इसके हिसाब से हम समझे तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की कैसे होता है, समानुपाती। दोस्तों यहाँ पर समानुपाती का मतलब होता है कि अगर अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ता है, सांद्रता अगर बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक है, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। एक इसमें नोट बात है कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये बात ध्यान रखिए भाई, कि अगर कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के टॉपिक हैं जिसमें शून्य कोटि अभिक्रिया वगैरह आती है, तो इसमें पढ़ेंगे। बस ये तो फैक्ट के रूप में याद रखिए इसको कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, इसमें अगर सांद्रण को कम किया जाए, सांद्रता कम की जाए या बढ़ा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अभिक्रिया के वेग में। परंतु आप इसको नॉर्मल याद रख सकते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अगर अभिक्रिया का वेग की बात करेंगे तो सांद्रता बढ़ने से बढ़ता है, सांद्रता घटने से घटता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक है PCl3 और दूसरा है Cl2। यदि इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आपस में जुड़ करके बनाते हैं PCl5। अब इसमें जो PCl5 होता है ये डिपेंड करेगा कि आपके अभिकारक होते हैं, अभिकारक कौन कौन से, PCl3 एंड Cl2, इनकी सांद्रता कितनी है। अगर ये हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेंगे, इसका सांद्रता ज़्यादा होगी तो दोस्तों आपका PCl5 होता है वो अधिक, मतलब तेज़ी से बन जाएगा, तीव्र गति से बनेगा। आ रही बात समझ में। तो मैं इस बात को लिखता हूँ। ठीक है, तो PCl3 व Cl2 की सांद्रता बढ़ाने पर PCl जो 5 होता है वो तीव्र गति से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों अभिकारक होते हैं, इनकी प्रकृति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बात आती है कि
जो अभिकारक हैं उनके मध्य बंधों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों अभिकारक में बंधों की संख्या कम है, समझना बात को ध्यान से, अगर अभिकारकों के मध्य बंधों की संख्या कम है तो फिर टूटना आसान हो जाएगा, और टूटना आसान होगा तो वो जल्दी से टूट करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। अब जब उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो जो अभिक्रिया की स्पीड होगी, वेग होगा, जो गति होगी वो कैसे होगी, अधिक होगी, या तीव्र गति से होगा उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है। लेकिन अगर एक हमारे पास परमाणु है, दूसरा परमाणु है, उनके मध्य जो बंध है, मतलब अभिकारक होते हैं उनमें बंधों की संख्या है, वो अगर ज़्यादा है, जैसे कि एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर अभिकारक जो होंगे वो उनमें टूटने में समय लगेगा। पहला बॉन्ड टूटेगा, सेकंड बॉन्ड टूटेगा और इसके बाद थर्ड बॉन्ड टूटेगा। तो इस प्रकार से टूटने में समय लगेगा। टूटने में समय लगेगा तो उत्पाद होगा वो भी हमको देरी से मिलेगा, है ना, मतलब इसमें से समय लग सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अभिकारकों की जो टूटने वाले हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि होती है दोस्तों, तो अभिक्रिया मंद हो जाती है। और अगर बंधों की संख्या में कमी होती है, ठीक है, बंधों की संख्या में कमी हो तो अभिक्रिया तीव्र होती है। आ रही है बात समझ में। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ध्यान से, हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3 का। दूसरा एग्जाम्पल है N2H2, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। देखिए NaCl AgNO3, अगर मैं इसमें बात करूंगा तो आपके NaCl होता है, इसमें Na और Cl के मध्य सिंगल बॉन्ड है। AgNO3 में Ag और NO3 के मध्य सिंगल बॉन्ड है। N2 की बात करेंगे तो N और N के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम लोग समझे इसको तो ये दोस्तों आयनिक बंध वाले होते हैं। इनके मध्य बंध पाया जाता है आयनिक बंध, और इसमें पाया जाता है आणविक या सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध एक्चुअली सहसंयोजक बंध पाया जाता है, साझा करते हैं 3-3 का, तो पर कभी कभी आणविक दे रखा है तो समझ लेते हैं। आणविक इसलिए क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से, हालांकि डेफिनेशन में नहीं लिखा है बट समझ लो उसको बात को ध्यान से। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है परंतु इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप समझोगे तो Na और Cl के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अर्थात बंधों की संख्या कम है। बंधों की जो संख्या होती है वो इसमें कमी है। तो बंधों की संख्या अगर कम है तो वो जल्दी से टूटेंगे, और जल्दी से टूट करके Na होता है NO3 के साथ और Ag होता है Cl के साथ अभिक्रिया करके बनाएंगे दोस्तों AgCl एंड साथ में NaNO3। ये अभिक्रिया ऊपर वाली होती है वो कैसी होती है, फास्ट अभिक्रिया होती है। कैसी होती है दोस्तों, फास्ट होती है। ये जो अभिक्रिया होती है बहुत तीव्र होती है, तेजी से हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये AgCl होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, PPT के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप, ठीक है। परंतु दोस्तों यहाँ पर समझना, जहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य तो सिंगल बॉन्ड है तो ये तो आराम से टूट जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड टूटेगा, टाइम लगा, दूसरा बॉन्ड टूटा, टाइम लगा, तीसरा बॉन्ड टूटेगा, इस प्रकार से यहाँ पर टाइम लगता है। तो यहाँ पर बंधों की संख्या ज़्यादा होगी। अब बंधों की संख्या जब ज़्यादा है तो अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं टूटने में समय लगेगा, तो उत्पाद बनने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। बंधों की संख्या अगर अधिक है तो अभिक्रिया मंद हो जाती है। अभिक्रिया का मंद मतलब अभिक्रिया का वेग होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे NH3, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग 3 से और इसको 2 से। तो ये दोस्तों बात होगी 2। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा जो कारक है वो है दोस्तों ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ताप की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं ताप को लेकर के समझूं तो दोस्तों, अगर ताप बढ़ा देते हैं तो जो अभिक्रिया होते हैं उसमें अभिकारक होंगे, उन अभिकारक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो दोस्तों अभिकारक के जो अणु होंगे वो आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो टकराना स्टार्ट होंगे तो वो किस में परिवर्तित होंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे। एक बार वापस समझो इसको ध्यान से। ताप को अगर बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने से जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणु आपस में बहुत तेजी से टकराएंगे और वो जल्दी जल्दी से किस में परिवर्तित होंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की जो गति होती है वो तीव्र होती है, बढ़ती है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक बात है, इसको मैं लिखता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ताप बढ़ाने से अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उत्पाद तेजी से बनते हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट या नोट बात याद रखिए कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग होता है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आ रही बात समझे? तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। दोस्तों उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु वो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन जो उपस्थित होते हैं तब अभिक्रिया का जो वेग होता है या तो वो बढ़ा देते हैं या फिर वो घटा देते हैं। अब बढ़ा कब देते हैं और घटा कब देते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं उत्प्रेरक के। अगर हम लोग बात करें तो इनके 2 प्रकारों के बारे में, तो पहला इनका जो प्रकार होता है वो होता है दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा इसका प्रकार होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। वैसे आपको नाम से ही क्लियर होता है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक दोस्तों सक्रियण ऊर्जा होती है इसको कम कर देते हैं। अब यहाँ पर कम का मतलब आप नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। कम का मतलब होगा कि ये सक्रियण ऊर्जा तो कम करेंगे परंतु अभिक्रिया के वेग को तो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ता है उसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो सक्रियण ऊर्जा अभिकारक जिस ऊर्जा पर टूट करके वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों सक्रियण ऊर्जा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगर वो ऊर्जा ज़्यादा है तो आपका अभिकारक धीरे धीरे टूट करके उत्पाद में परिवर्तित होगा, या फिर अगर वो ऊर्जा कम है तो आसानी से वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। अब कुछ अभिक्रिया जो होती है जिनमें अभिक्रिया तेज होती है, यानी कि जो अभिकारक होते हैं वो जल्दी से बदल जाते हैं उत्पाद में, तो उनको रोकने के लिए हम लोग के इसका प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। और जो अभिक्रिया धीरे धीरे से हो रही है इसको फास्ट करना है, उसको तेज करना है, तो उसके लिए हम धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैसे होता है इसको समझना ध्यान से। धनात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा जब कम होती है तो वो कम ऊर्जा पर ही अभिकारक होंगे, वो आपके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, और जिससे हम कह सकते हैं कि अब आपका अभिकारक आसानी से किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अब अभिक्रिया की गति होती है बढ़ जाती है, अर्थात इसका वेग होता है वो बढ़ जाता है। परंतु इसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है इसकी सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। जब सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है तो फिर आपका अभिकारक होगा वो उच्च ऊर्जा स्तर पर अभिकारक होगा, वो मंद गति से उत्पाद में परिवर्तित होगा। अर्थात अभिक्रिया कैसी हो जाती है, मंद। इसको हम बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग घटना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते इसको हम। एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक अभिक्रिया हमने आगे जस्ट अभी देखी थी, उसी को लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए N2 की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं H2 के साथ।
तो ये आसानी से बनता है NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करने के करने के लिए लिख रहा हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 3 और इधर मैं लिखता हूँ 2। लाइट गई भाई। हाँ बच्चों आगे देखिए, बीच में लाइट चली जाती है तो फ्लो बिगड़ जाता है। अब क्या करें, गाँव का हूँ तो होता रहता है। N2 और H2 के मध्य रिएक्शन होती है तो NH3 बन जाता है। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा था जस्ट आगे। परंतु दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो अभिक्रिया होती है उसको होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि ये मंद अभिक्रिया होती है। अब मंद अभिक्रिया है तो उसको तेज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लेते हैं दोस्तों वो है आयरन। वो कौन है, आयरन बोले तो Fe। तो Fe जब हम धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में लेंगे तो ये अभिक्रिया होती है अब आसानी से हो जाएगी और किसका निर्माण हो जाएगा, अमोनिया NH3 का निर्माण हो जाएगा। आ रही बात समझें। तो Fe ने क्या किया, Fe ने इसके सक्रिय ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से कम ऊर्जा पर किसमें परिवर्तित हो गए, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, अमोनिया में। तो यहाँ से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से धनात्मक उत्प्रेरक की वजह से। इसमें समझते हैं। इसमें दोस्तों हम एक पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसकी हम अभिक्रिया करते हैं, हालांकि अभिक्रिया किसी के साथ नहीं करते हैं। जो H2O2 होता है वो टूटता है दोस्तों, तो ये टूट जाता है एक तो H2O में और दूसरा टूटता है O2 में। ये गैस है, ये जल है। अब परंतु H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका हमको काम है, मतलब इसको काम में लेना है। परंतु ये अपने आप बहुत तेजी से किस में परिवर्तित हो जाता है, जल में और गैस में। जल बचे रहेगा और गैस उड़ जाएगी। आ रही बात समझे। अब दोस्तों इसको रोकना है तो रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसी ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव उत्प्रेरक के रूप में जो काम में लेते हैं वो दोस्तों हो जाएगा ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल होता है दोस्तों, ये जब हम पेरोक्साइड के अंदर मिला देते हैं तो ये क्या करता है, ये काम करता है कि जो आपका पेरोक्साइड हाइड्रोजन का उसके सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ा देता है। अब ये आपका उत्पाद में जब परिवर्तित होना चाहेगा तो उसके लिए उसको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब उच्च ऊर्जा पर वो मंद गति से धीमे धीमे से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में। अब जब हम इसको काम में ले रहे तो अब क्या है हमारे पास में, ग्लिसरॉल मिला दिया तो उसको संग्रहित कर लिया है ना, काम में ले सकते हैं। आ रही बात समझे। ये उत्पाद का हमको काम है तो हम धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो फटाक से हमको उत्पाद मिल जाता है। जब हमारे पास में कोई अभिकारक ऐसा है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका हमको काम है, तो हम क्या करते हैं, उसको संग्रहित करने के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं ताकि वो उत्पाद में कम बदले और हम अभिकारक का ही प्रयोग करें किसी काम के लिए। आ रही बात समझे। इसको बैलेंस करने के लिए देखा जाए तो 2 इधर कर देते हैं और 2 इधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो जाते थे। अब तो 4 2 2 4 और जो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। ओके, अगली बात हम करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लास्ट 2 पॉइंट देख लेते हैं जो कि है भौतिक अवस्था का प्रभाव और सेकेंड है विकिरण का प्रभाव। तो भौतिक अवस्था, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। दोस्तों किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। एक बात आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल छोटा सा। जैसे आप लोग मार्केट से गुड़ लाते हो, गुड़ है ना, तो गुड़ लाते हो तो बड़ी आकृति में आता है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं पर कह सकते बड़ी आकृति में आता है। तो जो गुड़ होता है ना वो बड़ी आकृति में आता है। मान लीजिए ये गुड़ है आपका, तो ये गुड़ होता है, उसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो जो ऊपर ऊपर होगा वो, ठीक है। जब इसको आप पानी में भिगोते हो तो पानी में भिगोने से ये बहुत टाइम लेगा किसमें परिवर्तित होने में,
जो विलयन बनेगा, या हम कह सकते हो गुड़ होता है घुलने में बहुत टाइम लगेगा। परंतु आप क्या करते हैं, इसको पीस देते हो, छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हो, पीस देते हो, और पीसने के पश्चात आप पानी में इसको मिलाते हो तो वो जल्दी से घुल जाता है। इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न सिंपल सा है कि जब ये बड़ी आकृति में था तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सा था, लेकिन जब आप पीस देते हो तो वो छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड हो जाता है। अब छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड होगा, सकते क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, छोटे से अणु का क्षेत्रफल कम इतना सा, फिर छोटे अणु का क्षेत्रफल कम, मतलब पूरे गुड़ की ओवरऑल बात करेंगे तो पूरे गुड़ का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ जाता है पहले की तुलना में, और वो आसानी से पानी में घुल जाता है। आर्य बसन, मैंने कम वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि कम हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब मैंने कहा कि छोटे से का तो इतना हो जाएगा, वो अपना एक क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे से अणु का, उसी के से बहुत सारे अणु होंगे, तो टोटल ओवरऑल की बात करेंगे गुड़ की, तो उनका जो क्षेत्र होगा पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आसानी से वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, घुल जाएगा, हम इसको कह सकते हैं उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभिकारक होते हैं वो सूक्ष्म कणों में विभाजित होगा, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उतना ही अधिक होगा, और उतना ही अधिक होगा तो जो इनके अणु होते हैं वो टकराने से दोस्तों किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में, एंड हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया होती है वो जल्दी हो जाएगी, तो अभिक्रिया का वेग होता है वो बढ़ जाता है। मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है कि भौतिक अवस्था का प्रभाव किस प्रकार से अभिक्रिया वेग पर पड़ता है। अब हम समझते हैं विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। दोस्तों कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण, जैसे अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो वो पौधा होता है उसकी पत्ती पर होती है, और दोस्तों वो अंधेरे में नहीं हो सकती। जब प्रकाश, विशेष प्रकाश विकिरण होगा उस पर गिरेगा तो वो आराम से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा और ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिन पर विशेष विकिरण की जरूरत होती है। जैसे हम विकिरण डालेंगे जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतनी मात्रा में, तो वो अभिक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका गति होती है बढ़ जाती है, अर्थात उत्पाद बना देगा फटाफट से। तो देखिए इसका डेफिनेशन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया का जो वेग होगा वो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं का जो वेग होता है दोस्तों वो विकिरण की, विशेष विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है। ये उपस्थिति लिखा है, छोटा सा लिखा है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है। तो विशेष विकिरण होता है, hν होता है, इसकी प्रेजेंस में ये बढ़ जाता है, वेग होता है वो। दोस्तों इसी के साथ में ये जो टॉपिक होता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक वो खत्म होता है। जितना हो सके मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, बाकी कुछ भूल और कमी रह गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको भी शेयर करना, तो वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बात और है कि हम लोग अभी जो स्टार्ट किए क्लास 12 है ना, तो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो बच्चे दूसरे हैं उनकी बात रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।